कंफ्यूज, दिल थक 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 कर रहा है कि यार क्या होगा। मैंने उनके साथ बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू किया। सबसे ज़्यादा जो मुझे टाइम लगा वो हामिद मीर का घर ढूंढने में लगा। वो तो कहते थे कि जो चीज़ चाहिए तू कर। मैं अपने कज़न्स में मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। उनको खुशी होती थी कि मेरा बेटा जावेद चौधरी के साथ बैठा हुआ है, कि मैं नकम्मा था, मैं नकारा था। अल्लाह की ज़ात को मुझ पर तरस आ गया और अल्लाह ने मुझे माजिद मेरे साथ प्रॉपर हर इंटरव्यू में रहा। ये जितना पहला फेज़ था वो मैंने माजिद के साथ गुजारा। अब सारी रात कुछ मैंने टूटे फूटे सवाल लिखे। मैंने कहा जी इस तरह करेंगे। मैंने उसको कहा तुम जावेद चौधरी हो। मैंने प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करके उसको 4 बजे हम निकल पड़े। अब रास्ते में हम इस हद तक कंफ्यूज हैं कि यार ये जावेद चौधरी कोई और ना निकल आए। जाए तो पता लगे ये कोई बिजनेसमैन था जावेद चौधरी, ये वो जावेद चौधरी है ही नहीं। अच्छा कंफर्म नहीं, लेकिन हम एड्रेस पे चले गए। अब जब हम एड्रेस पे गए तो हमने वो घर पहुँच के घर के बाहर वो जो गार्ड वगैरह थे उनसे पूछा। मैंने कहा यार जावेद चौधरी साहब का घर यही है। उसने कहा यही है। तो मैंने कहा ये जावेद चौधरी वही है जो एक्सप्रेस में प्रोग्राम करते हैं। अच्छा वो ना उसने ना ज़रा बुरा महसूस किया। उसने कहा यार क्या तुम अजीब बात कर रहे हो। तो मैंने कहा सब लोग जानते हैं और आप कैसे बात नहीं। वो कहता तुम एड्रेस पे भी आ गए हो और तुम पूछ रहे हो वही जावेद चौधरी है। अच्छा मुझे कहता हाँ। तो मैंने कहा जी मैंने उनका इंटरव्यू करना है, उन्होंने टाइम दिया हुआ है, तो आप उनको कहें कि इंटरव्यू के लिए लड़के आए हैं। उसने दूसरे लड़के को कहा, वो अंदर चला गया जो सबको बताने के लिए। अब वो मेरे से बात कर रहा है। मुझे कहता है आप किसके रेफरेंस से आए हो। अच्छा तो मैंने कहा जी किसी के रेफरेंस से नहीं आए। तो मुझे कहता है यार ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हुआ कि जावेद चौधरी साहब तो वीकेंड पर संडे वाले दिन कोई एक्टिविटी नहीं रखते। वो कहते पहली बात तो वो इंटरव्यूज़ वगैरह देते नहीं है, बड़े लड़के आते हैं यूनिवर्सिटीज़ के लड़के लड़कियाँ, लेकिन अगर किसी को देना हो तो वीक डेज में अपने ऑफिस में बुलाते हैं। घर में तो आज तक कहता मुझे 12 साल हो गए उनके साथ। घर में आज तक उन्होंने किसी को नहीं बुलाया। तुम पहले शख्स हो जिसको बुलाया, इसका मतलब है कि तुम्हारी कोई सिफारिश वगैरह तगड़ी है। अच्छा मैं अब अल्लाह की तरफ देखूँ, मैं कहा हाँ मेरी सिफारिश सबसे तगड़ी है। अच्छा वो साथ ही बंदा आया, उसने कहा जो सब कह रहे हैं कि इनको लाइब्रेरी में बिठाएं, मैं आ रहा हूँ। मैं अंदर चला गया। अब अंदर गया था वो 5-10 मिनट हम बैठे तो देखा क्या कि सामने से शीशे वाला दरवाज़ा था। उन्होंने अपने घर के साथ एक लॉन बनाया हुआ है, लॉन के दरमियान में मिड में उन्होंने लाइब्रेरी बनाई हुई है, बड़ी खूबसूरत। तो वो शीशे वाला दरवाज़ा था, वो आ रहे हैं सामने से। अब मैं उठाऊँ, कंफ्यूज, दिल थक 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 कर रहा है कि यार क्या होगा। अब मैं उठाऊँ, उठकर मैं दरवाजे की तरफ गया हूँ कि वो पास आए और दरवाज़ा मैं खोलूँ। वो पास आए, मैंने दरवाज़ा खोला, वो अंदर एंटर हुए। तो मुझे कहते हैं सलाम तो आई, मुझे कहते हैं बैठे आप। मैंने कहा सर प्लीज़ आप बैठे। उन्होंने कहा नहीं आप बैठे। मैंने कहा सर प्लीज़ आप बैठे। उन्होंने कहा नहीं आप बैठे, मेहमान है। सर वो लम्हा था जब मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर गया कि मैं जिस बंदे को इतना बड़ा डर रहा हूँ, खौफ, उसने मुझे उस वक्त मेरा खौफ उतार दिया। बड़े बंदे की बड़ी बात है कि उसने कहा खुद आप पहले आप बैठे, पहले आप बैठे, पहले आप बैठे। उस पर मेरा खौफ उतर गया। अब सवाल जवाब शुरू हुए, किधर से आए हो, बताया सारा। मैंने कहा सर आप सुना संडे को टाइम नहीं देते, आपने मुझे टाइम क्यों दे दिया। कहते हैं यार मुझे ना मैं 10 मिनट जो लेट हुआ हूँ ना, आपको इंतज़ार करना पड़ा है। कहता मुझे टेम्परेचर है रात से। तो कहता है मेरी बीवी को मैंने रात कहा है कि मैंने 10 बजे का टाइम दिया हुआ है, तो उसने मुझे उठाया ही नहीं, बल्कि जब आप आए हो, आप पैगाम मिला, उस वक्त मैं उठाऊँ। तो मैं उसको डांट रहा था, तो उसने कहा है कि मैंने आपकी तबीयत नहीं ठीक इसलिए नहीं उठाया, और ये आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आपकी तबीयत नहीं ठीक और आपने लड़कों को बुला लिया, मना कर देते। तो वो कहते हैं कि जी मुझे खुद समझ नहीं आई कि मैंने आपको क्यों कह दिया, किस तरह कह दिया कि आप सुबह 10 बजे। इनकार भी नहीं कर सका। तो मैं इनकार नहीं कर सका और मुझे खुद समझ नहीं आया, और मुझे उसके बाद फील हुआ कि यार मैंने गलत किया, तो मैंने आपको बुला लिया। तो सर वो मेरा कह लें कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट कर गया। मैंने उनके साथ बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू किया। 2 फेज़ थे उसके, एक मीडिया पर किया, एक उनकी पर्सनल लाइफ पर किया। और उस इंटरव्यू ने कह लें कि वो जिसको मतलब जो मेरे जैसा बच्चा जिसकी ना शक्ल ना सूरत, लोग मुझे बहुत ऑर्डिनरी से समझते थे, जब मैं इंटरव्यू किया तस्वीरें सेल्फी वगैरह फ़ौरन फेसबुक पे डाल दी। तो जब मैं वहाँ से चोई साहब ने गाड़ी दी, वो बस स्टॉप तक छोड़ने आई, इस बस में बैठा। जब मैं बस में बैठा तो मैं उस वक्त स्टार बन चुका था। वही यूनिवर्सिटी, वही टीचर्स, वही यूनिवर्सिटीज़ के जो ऑफिशियल पेजेस थे वहाँ पे मेरी पोस्टें लग रही थी कि जनाब फलां सेमेस्टर के बच्चे नबील रशीद ने यूनिवर्सिटी की तारीख में पहली बार एंकर पर्सन जावेद चौधरी का इस्लामाबाद में इंटरव्यू किया है। और इससे पहले मतलब किसी ने किया ही नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया। ठीक है, वो जनाब तहलका मच गया। जब मैं वापस आया, मेरे घर में मेरी फैमिली में लोगों का रिस्पांस, लोगों ने मिठाइयाँ लेकर आ रहे हैं, केक लेकर आ रहे हैं मुबारकबाद देने के लिए। और मैं जब यूनिवर्सिटी गया तो मैं स्टार था। हर बंदा के यार क्या बात है। तो मुझे उस वक्त फील हुआ कि मैं यार यही काम करना है, इसलिए शोहरत भी लोग पहचान। पर फिर उसके बाद मैंने इंटरव्यूज़ किए, एक
बड़ी सीरीज है। फिर आपका मतलब ये प्रोसेस जो था स्टडी का, ड्यूरिंग स्टडीज जारी रहा। ड्यूरिंग स्टडीज मैंने 150 से 200 इंटरव्यूज किए। नहीं, वो चीजें कहाँ पे फिर आपकी ज़ाहिर उस वक्त आपने चैनल स्टार्ट कर, वो भी आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि मैंने 150 से 200 इंटरव्यूज कर लिए, और उन इंटरव्यूज में सियासतदानों के इंटरव्यूज थे, ठीक है, क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज थे, इसके फिल्मी जो लोग हैं उनके इंटरव्यूज थे, सब इंटरव्यूज थे। मैंने 150-200 इंटरव्यूज कर लिए, और मेरा ये होता था कि फ्राइडे सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता था। फ्राइडे सैटरडे संडे या हम लाहौर चले जाते थे या इस्लामाबाद चले जाते थे, और लाहौर और इस्लामाबाद में जाके आइडेंटिफाई करते थे किसको करना है। अब उस वक्त सबसे बड़ा मसला ये था फ़ोन नंबर का, किसी से नंबर मिलेगा तो कांटेक्ट होगा ना, तो हमारे पास कोई ऐसी एक्सेस नहीं थी कि हम किसी से कांटेक्ट नंबर ले सकें। तो वो फेस था मेरी स्ट्रगलिंग का, जो पहला फेस था वो फेस था जब राना साहब मैं घर से निकलता था, पल्ले से पैसे लगाता था, लाहौर आता था, इस्लामाबाद जाता था, और लोगों के घर बाकायदा तौर पे ढूंढता था। सही, मतलब ठीक है, ये मुझे किसी ने मैप नहीं है, लोकेशन नहीं है, सर कुछ भी नहीं पता, ना नंबर नहीं है। मैं इस तरह करता था कि मैंने देखा एक दिन जियो के साथ में किसी का इंटरव्यू हुआ है, तो सुहेल वड़ाई साहब ने बताया कि उनको मिलने के लिए मॉडल टाउन पहुंचे। ठीक है, अब मैं उस बंदे को मिलने के लिए मॉडल टाउन पहुंच गया, और मॉडल टाउन पता नहीं, मुझे नहीं पता मॉडल टाउन के ब्लॉक है उस वक्त क्या है क्या नहीं है, और मैं ढूंढता जा रहा हूँ। जो बंदा मिलता है उसको कहता हूँ यार फलाने के घर किधर, वो कहता किस ब्लॉक में, मैं ब्लॉक नहीं पता, मॉडल टाउन में। वो इस तरह जनाब हम घूमते रहते थे। इस तरह करके मैंने लोगों के घर ढूंढे, घरों के बाहर बैठा रहा कि भाईजान मुझे इंटरव्यू देना तो मैंने जाना है, मुझे नंबर देना तो मैंने जाना है। अच्छा। ठीक है, इसी तरह मतलब सबसे ज़्यादा जो मुझे टाइम लगा वो हामिद मीर का घर ढूंढने में लगा। ठीक है, मैं इस्लामाबाद में जून जुलाई के महीने में तकरीबन 12 बजे से लेकर शाम रात 8 बजे तक मैं हामिद मीर साहब का घर गली गली जाकर ढूंढा। मुझे किसी ने एरिया बता दिया। ये कब की बात है? ये स्टडीज के दौरान ही। उस वक्त जब आपके पास सोर्सेज नहीं है, लिंक्स कुछ भी नहीं है, और अपनी स्ट्रगल पे चलते जा रहे हैं। मैं अपने पल्ले से पैसे लगाता हूँ, लाहौर इस्लामाबाद जाता हूँ, लोगों को ढूंढता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उनके इंटरव्यूज करता हूँ, बस सही हो। ये वो वक्त है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हामिद मीर का मैंने 12 से लेकर रात 8 बजे मुझे सिर्फ किसी ने बता दिया कि वो फलास सेक्टर में रहते हैं, वो सेक्टर पूरा ही ढूंढ, और मैं पूरा सेक्टर ढूंढ दिया, और पूरे सेक्टर में जाके मुझे हामिद मीर का घर मिला, और हामिद मीर घर में नहीं थे। ठीक है, फिर मैंने उनको कहा कि रिक्वेस्ट की कि यार उनके गार्ड को कहा कि मेरी ये पर्ची हामिद मीर साहब तक पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, मैंने उनको पहुंचाई। तो मतलब इस तरह करके वो कह लें मेरे इंटरव्यूज हुए। अब जो आप बात करें कि लगते कहाँ थे चलते कहाँ थे, अब मैंने इंटरव्यूज कर लिए और मेरी स्टडीज़ को भी 3 माह बाकी रह गए। ठीक है, मतलब फाइनल में आ गया में 3 माह रह गए बाकी, और इंटरव्यूज कर लिए, धूम मच गई। अच्छा, इससे भी थोड़ा सा पीछे आ जाता है नबील, अगर वो स्टोरी ज़ाहिर चल रही है तो मेरे जहन में और भी कुछ चीज़ें आ रही हैं। जिस तरह पहला इंटरव्यू आपने किया वो जवेद चौधरी साहब का, और उसके लिए आपने कैमरा भी अरेंज किया, उसके लिए आपने इवन शर्ट भी अरेंज कर ली, सारा कुछ अपने प्लान कर लिया, ब्रांड भी ज़ाहिर अरेंज करके आप पहुँचे। उसके बाद ज़ाहिर आपका जब ये सिलसिला शुरू हो गया, चलें अब डेली बेसिस पे कैमरे का कहाँ से अरेंज होता था, वो चीज़ें कैसे कैसे, मतलब किन किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया? इनिशली जो है वो सपोर्ट की अगर बात की जाए तो सबसे जो बढ़कर जो मेरे साथ था मेरा साथी, मेरा क्लास फेलो माजिद। ठीक है, तो माजिद मेरे साथ प्रॉपर हर इंटरव्यू में रहा। ये जितना पहला फेज था वो मैंने माजिद के साथ गुजारा। सही है, मतलब सर्चिंग में भी वो साथ था माजिद, हर हवाले से इकट्ठे ही जाते, मुझे मोटिवेट रखता था वो एज अ कैमरा मैन। ठीक हो गया। उसके बाद कैमरा जो था वो DSL था फरहान का। फरहान हमारा यूनिवर्सिटी फेलो था, किसी और डिपार्टमेंट से था। तो फरहान साजिद को मैं रिक्वेस्ट करता था कि मुझे कैमरा चाहिए, तो वो फरहान ने बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प आउट की उसमें कैमरा देने में। वो कैमरा दे देता था वो, ठीक है, जब चाहिए होता था हर हफ्ते बाद वो कैमरा दे देता था। ठीक है, तो उसके बाद जो फाइनेंशियली वो मेरे वालिद साहब ने, सही, उन्होंने मना नहीं किया यार, जा रहे जहाँ वो मेरे वाले से बड़े खुले दिल के थे। ठीक है, वो तो कहते थे कि जो चीज़ चाहिए तू कर, तुझे ज़िंदगी में कुछ रहे ना कि मैं ये करना चाहता था, मुझे मौका नहीं मिला। फाइनेंशियली वो सपोर्ट करते थे, और फिर हम घूमते फिरते रहते थे, फिर मुख्तलिफ जगहों पे लाहौर आना, मुख्तलिफ लोगों से रिक्वेस्ट करना, रात को रहना और रहना। मतलब उसमें इतने ज़्यादा लोग हैं कि मैं आपको क्या क्या बताऊँ। मतलब मैंने तीसरा जो था इंटरव्यू करना था चांद बराल साहब का, मुज़ाकरात में जोगी बाबा का कैरेक्टर करते थे। अब मुझे इतना पता है वो गुजरात से हैं। अच्छा, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने बताया, मैंने कहा भाई मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, मैं लाहौर आ जाता हूँ। मुझे कहते हैं, मैंने बताया मैं गुजरात से हूँ, यूनिवर्सिटी है गुजरात से। ठीक है, तो वो कहते हैं यार मैं गुजरात से हूँ, मेरा घर गुजरात है, तो आप गुजरात कर लेना, तो मैं फ़लाँ डेट को आऊँगा। मैंने कहा जी ठीक है। अब मैंने उनको कहा कि जी मैं सराय आलमगीर रहता था, वो गुजरात शहर में रहते थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया एक दिन पहले कि किस जगह पर मैंने आना है। अब मेरे पास कोई जगह ही नहीं थी, तो मेरा एक दोस्त था अंजुम डार, मैंने अंजुम डार को रिक्वेस्ट की कि यार आपके घर में लेकर आऊँगा, मेरे एक
मेहमान आ रहे हैं, तो उस बेचारे ने खाना बनवाया, सारा कुछ उसने मतलब अरेंज तो इस तरह उसकी भी कंट्रीब्यूशन है जिसको मिस नहीं किया जा सकता कि हम तीसरे थर्ड पार्टी के घर लेकर जा रहे हैं अपने मेहमान को, जिसका ना इंटरव्यू के साथ ताल्लुक लिंक ही नहीं है, वास्ता ही नहीं है, उसके साथ सिर्फ दोस्ती के लिए बिल्कुल कि यार सही हो उसने गया। मुझे ये बड़ी support अच्छी किया। चीज़ होती है कि जब आपके साथ चलने वाले दोस्त अहबाब जो हैं वो आपके साथ होते हैं तो फिर आपकी जो है कामयाबी वो यकीनी बन जाती है। मतलब स्ट्रगल तो आप कर रहे होते हैं लेकिन फिर वो यकीनी हो जाती है। इसके साथ साथ तो कुछ फैमिली के हवाले से भी बताइए, क्यों कोई फैमिली में कोई ऑलरेडी कोई था, कोई दूर दूर तक कोई मीडिया में, या फिर किसी ने आपको फिर यहाँ पे जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये भी कहते हैं लोग यार वही इसमें जॉब तो है नहीं, या फिर पैसे नहीं मिलेंगे, या क्या क्या होगा, डीमोटिवेट करने वाले बड़े होंगे। फैमिली के हवाले से मैं आपको बताऊं कि मेरी फैमिली जो है टिपिकल एक पंजाबी फैमिली है जो कि मुतवसत फैमिली है, और मेरी फैमिली में पढ़ाई का इतना रुझान नहीं है। मैं अपने कज़न्स में मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। मतलब हमारे में ये होता है कि यार जैसे ही कोई बच्चा 6-7 करता है उसको साइन वगैरह करने आ जाए, उसके बाद उसे किसी एक काम सिखा दें या मजदूरी पे लगा दें ताकि वो घर को सपोर्ट कर सके। चूँकि मेरे वालिद साहब जो थे वो थोड़ा सा अपनी फैमिली से हटकर, हम पहले कहीं और रहते थे, गुजरात रहते थे, फिर वो सराय आलमगीर आ गए, तो उनका बिजनेस था वो स्टैब्लिश हो गया, तो उन्होंने फिर अपने बच्चों पर भरपूर इन्वेस्ट किया। और मेरे वालिद साहब जो थे उन्होंने मतलब वो बड़े खुले दिल के मालिक थे और बड़े पैशनेट थे अपने काम के हवाले से। तो उनकी ये ख्वाहिश थी, वो पढ़े नहीं थे, वो कहते थे मैं चिट्टा अनपढ़, तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चों को चोरी करूँ, डाका मारूँ, लेकिन मैंने बच्चों को पढ़ाना है आखिरी हद तक। तो उनका ये पैशन था, उनको था पता कि मैं किस यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, किस स्कूल में जाता हूँ, किस कॉलेज में जाता हूँ, कभी नहीं वो गए। लेकिन वो कहते थे कि मुझसे जो मांगता है मैं इसके लिए पैसे दे सकता हूँ। मैंने जब जितने पैसे मांगे उन्होंने दिए। लेकिन जब मैंने वो सारे इंटरव्यूज करना शुरू किए, फिर वो मेरे साथ जो मुझे सबसे बड़ी सपोर्ट मिली ना, जो उस फेज में जो मैं कंटिन्यू करता रहा, वो मेरे वालिद साहब की थी। वो वालिद साहब की इसलिए थी कि वो मेरा हर इंटरव्यू आकर सुनते थे। जब हम करके आते थे वो इंटरव्यू सुनते थे। वो इंटरव्यू सुनने के बाद उनको खुशी होती थी कि मेरा बेटा जावेद चौधरी के साथ बैठा हुआ है, वो उस पर बड़ा रेस्ट करते थे। फिर वो मेरी गलतियां नोट करते थे, मुझे बताते थे कि ऐस वाल इंज कर एनू इस तरह तू इतना बहन का स्टाइल नहीं ठीक हैगा, इतना उठन का स्टाइल नहीं ठीक हैगा, अगले इंटरव्यू तू इंज करना है। तो वो सवालों को नोट करके वहां पे वो बताते थे कि यार ये सवाल बड़ा मजे का आया, ये सवाल बड़ा मजे का। मैंने एक सवाल किया जावेद साहब से, मैंने कहा जी आप बताते हैं कि मैं बड़ा नालायक स्टूडेंट था और इतना नालायक था कि मुझे जो किताबें हैं वो बड़ी अजीब सी लगती थी और मैं आखिरी बेंच पे बैठा होता था, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो एक ऐसा बच्चा जो कि इतना नालायक हो, वो कैसे वो किस तरह मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा कालम निगार बन गया, एंकर पर्सन बन गया, बड़े सहाफ़ियों में शुमार हो गया उसका। तो उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया, मेरे बुक बड़ा पसंद आया। वो कहते हैं कि यार सबको पसंद आया। वो कहते हैं यार देखो, मैं अगर आपको कहानी सुनाना चाहूँ ना तो मेरे पास इतनी बातें मैं सुनाता जाऊँगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतनी मेहनत की। उसने कहा वो मैं आपको 2 घंटे सुना दूँ। कहता लेकिन असल हकीकत आपको बताऊँ ना कि मैं नकम्मा था, मैं नकारा था, अल्लाह की ज़ात को मुझ पर तरस आ गया और अल्लाह ने मुझे नवाज़ा। क्या बात है। और इससे बढ़ के मैं कहता हूँ कोई है ही नहीं। उसने कहा असल कहानी ये है, बाकी मुझे 2 घंटे को हो गए ना मैं आपको सुनाता रहूँगा कहानियाँ। और लॉजिक जितने मर्जी देते रहेंगे उसका कोई रीज़न ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात भी ये होती है किसी भी कामयाबी का जब रिजल्ट वो कहते हैं ना आपने तहैया कर लेते हैं, अल्लाह पे छोड़ देते हैं ना चीज़ें, तो ट्रस्ट कर लेते हैं, आपको यकीन होता है, मेहनत वो कहते हैं ना अल्लाह ताला फिर भी आपकी नीयतें देखता है कि ये दिल से लगा हुआ है। और फिर अल्लाह ताला की ज़ात तो कभी किसी के वो कहते हैं ना मेहनत को रायगा जाने भी नहीं देती। तो इसी तरह होता है, उसका फल भी मिलता है। प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है, नबील से भी हमने बहुत सी बातें भी करनी है और ये उनकी एक स्टोरी जो उन्होंने यहाँ तक पहुँचे हैं, वो सफ़र अभी जो चल भी रहा है उस वाले से बात करेंगे। यहाँ छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा से हाज़िर होंगे।